नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, तो नई सीरीज के साथ में हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, वो आपका कौन सा 28 नंबर। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 28 है। और देख लो हेडिंग क्या पड़ी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 28। ठीक है, क्लियर है? तो प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा है? 28 है। तो पहला क्वेश्चन अब हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान को लेकर के बात करेंगे, सामान्य ज्ञान को लेकर के। और इस सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल? तो ये सवाल पूछा गया कि मुगल काल में जो पुलिस बल का जो मुखिया होता था, ठीक है, उस मुखिए को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर की बात करूं तो उस मुखिए को बच्चों क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। तो ए का जो आंसर था क्या आपका? डी करेक्ट आंसर था। ये कोतवाल क्या करता था? घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखता था। घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखता था। घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, लेखा जोखा रखता था। ठीक है, तो मुगल काल में बच्चों ये आपका मामला था कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिए को हम लोग क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। और ये किसकी लेखा जोखा रखा था? घरों और सड़कों का लेखा जोखा रखता था। अगला, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत? तो आप लोग बताएं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? तो जल्दी से आप लोग बताएं, पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी से। 2 का 10 सेकेंड में बच्चों आपको आंसर देना है। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2 का जो आपका आंसर था क्या था? ए सही था। बाबू जगजीवन राम की बात करूं तो ये क्या थे? ये आपके श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री। ठीक है, बाबू जगजीवन राम हमारे क्या थे? श्रम मंत्री थे। प्रथम श्रम मंत्री। गोविंद वल्लभ पंत की बात करूं तो ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यूपी के प्रथम क्या थे? सीएम थे। सीएम कौन? गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम सीएम थे। तो 2 का जो आंसर आपका था क्या था? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले आपके गृह मंत्री थे। तो मैंने स्टैटिक जीके में आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, बताया भी हुआ है। तो इसका जो आंसर था आपका क्या था? ए करेक्ट आंसर था। अगला, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की, मेघनाद की, सुग्रीव की, लक्ष्मण की? यानी कि अगर आप लोग रामायण देखते होगे तभी आपको पता होगा कि रामायण में जो मांडवी थी ये पत्नी किसकी थी। ये सवाल पूछा गया है, मतलब कि ये आपकी जानकारी के लिए सवाल बच्चों पूछा गया है। तो आपको बताना कि रामायण में जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी। तो आपकी जानकारी के लिए सवाल बच्चों डाल दिया गया। तो आप लोग बताएं जरा। तो इसकी बात करूं तो रामायण में मांडवी जो पत्नी थी वो किसकी थी? भरत की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम बात करूं, लक्ष्मण इनकी पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला था। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला आपका था। भरत की मांडवी और मेघनाद की बच्चों बात करूं तो इनका पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना था। मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा। ठीक है, मेघनाद की पत्नी जो थी इनका नाम आपका सुलोचना था। सुलोचना ये किसकी पत्नी थी? मेघनाद की थी। ठीक है, और सुग्रीव की जो पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम क्या था? रूमा। तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा आपका था, रूमा। ठीक है, तो 3 का जो आंसर था वो आपका क्या था? ए आपका था। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की थी। अगला, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ये सवाल पूछा, तो आप लोग बताएं।
प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, या आपका कौन सा सामवेद है? तो बात करूं तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल आपके ऋग्वेद में है और 1028 सूत्र हैं। 1028 क्या है? सूत्र हैं, सूत्र हैं। और इसी ऋग्वेद में किसके मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद बच्चों कहलाता है, ऋग्वेद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक या शास्त्रीय नृत्य? तो ये एक बच्चों नाम है, क्या नाम है? तरला दलाल। तो ये पूछ रहा किस रूप में प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर बताना है, आंसर बताना है। ठीक है, आप बताएं तो तरला दलाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड में आप लोग अपने अपने आंसर दे। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसकी हम लोग बात करूं तो ये हमारा किस के लिए प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ में, पाक कला विशेषज्ञ में। तो तरला दलाल की हम लोग बात करूं तो ये पाक कला क्या है? विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ है। ठीक है, भारत की प्रख्यात ये लेखिका एवं रसोइया थी। खाना पकाने में इनको क्या महारत हासिल थी? तो रसोइया और लेखक थी। अगला, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम वेबसाइट ऐप और भारत श्रेष्ठ भारत प्रशंसनीय ऐप का शुभारंभ किया गया था? कुल मिला के ये 3 ऐप हैं। ठीक है, और ये लॉन्च किए गए थे 31 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और ये कब ये शुभारंभ किया गया था? तो डाक दिवस पर, हिंदी दिवस पर, ओजोन दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर। तो आप लोग बताएं 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कब आपके किए गए थे? तो 6 का आपको आंसर बताएं, 6 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग 6 का आंसर दें 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो बात करूं तो ये कब लॉन्च हुए थे? राष्ट्रीय एकता दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर। ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये लॉन्च किए गए थे, जिसमें से इसका जो आंसर था डी, ये ओजोन दिवस। इसको आप लोग ध्यान रखना, विश्व ओजोन परक्षण दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो डाप्सन से नापते हैं, डाप्सन से ओजोन परत की क्या मोटाई नापते हैं, मोटाई नापते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी मोटाई किससे नापते हैं? डाप्सन से नापते हैं। ठीक है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो आप लोग बताएं भारत का संविधान कब लिखा गया था? तो 7 का आंसर आप लोग दें। ठीक है, बस अकल आपको लगानी है, क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है। और आपको पता है जो भारत का जो संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और कै दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो आप देख लो, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि। तो 2 वर्ष से अधिक है, 3 से कम है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा क्या रहेगा? ए आपका करेक्ट आंसर था। 7 का क्या? ए। ठीक है, संविधान पूरे भारत में लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में ये पूरे भारत में क्या हो गया था? पूरे भारत में लागू हो गया था संविधान, पूरे भारत में लागू हो गया था ये आपका क्या संविधान। कब? 26 जनवरी 1950। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? संविधान आपका बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8। तो आप लोग बताएं भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, तो बात करता हूं तो आपको पता होगा भाग 2 जो है आपका वो किससे संबंधित है? नागरिकता से।
ठीक है। नागरिकता से आपका संबंधित आर्टिकल 5 से 11। और वहीं पर हम लोग भाग करते हैं भाग 3। तो ये भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से भाग 3 आपका क्या है? संबंधित है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की बात करूं तो 12 से 35 तक है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं भाग 4 का। 4 में तो नींद से का में हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है 4 का में, ठीक है। और मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हमारे मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है वर्तमान में। तो 8 का जो आंसर था क्या आपका हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर था। सी आपका करेक्ट आंसर था। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और ये आए कब थे? सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये समिति जो आई थी ये कब आई थी? 1976 में ये समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये समिति कब आई थी? 1976 में आई थी। और इसी के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने हैं? 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। अगला, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। तो आप लोग बताएं सिपकीला जो दर्रा है वह अभी हिमाचल प्रदेश में किस घाटी में स्थित है? नाभा, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। तो आप लोग 9 का आंसर बताएं सिपकीला दर्रा किस घाटी में स्थित है, ठीक है। तो सिपकीला दर्रा की बात बच्चों करूं तो ये आपका किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में, सतलज। तो हिमाचल प्रदेश एचपी में कौन कौन से दर्रे? तो एक आपका सिपकीला है हिमाचल प्रदेश में, स्वयं ये लिखा हुआ सतलज घाटी में, ठीक है। एक आपका रोहतांग है, रोहतांग है, ठीक है। एक है बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, ठीक है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में माना नीत लिपलेख है, ठीक है। उत्तराखंड में माना कामा नीति कामा लिपलेख, नीति और कामा क्या? लिपलेख। ये आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड के प्रमुख क्या है? दर्रे हैं, दर्रे हैं, ठीक है। तो 9 का जो आपका आंसर था क्या था? डी आपका करेक्ट आंसर था, डी। अगला, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1956, 72, 75, 47। तो आप लोग बताएं त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आप लोग बताएं आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण राज्य का दर्जा त्रिपुरा को कब दिया गया था? कब दिया गया था, ठीक है। तो बात की जाए त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। तो 10 का जो आंसर था आपका क्या? बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, लखनऊ में यहाँ भरना क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों के कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई कौन सी? जवाहर कला, ललित कला एकेडमी, वास्तुकला, कोरी कला। तो इन सभी के लिए एक एकेडमी की स्थापना की गई है जो इसका करेगी। तो ये एकेडमी कौन सी है? आप लोग बताएं 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का आंसर हम लोग बात करूं तो कौन सी एकेडमी हो जाएगी? ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी। 11 का क्या? बी आपका हो जाएगा। ललित कला एकेडमी है कहाँ? एक तो दिल्ली है, दिल्ली से ही ये बाद में कहाँ पर किस रूप में स्थानांतरित की गई थी? लखनऊ में, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या? लखनऊ हो जाएगा। राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। तो 11 का जो आंसर था आपका बी करेक्ट आंसर था। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में यहाँ भरना है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, सुरक्षित, हरा, लाल या सफ़ेद, ठीक है। यानी बीसीसीआई जो आपकी भारत में वो जो टीम है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई ने क्रिकेटों को बढ़ावा देने के लिए किसी एक LOI, ठीक है, LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो भारत में इनमें से क्या है? सुरक्षित है, हरा है, लाल है, सफ़ेद है। तो आप लोग 12 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो बात करूं तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा?
हरा हो जाएगा। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरियाली का प्रतीक होता है। और ये पर्यावरण के लिए या पर्यावरण को चुनौती देने के लिए भी या पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस हरे रंग का बीसीसीआई ने इन्वायरमेंट में हरे रंग के साथ हस्ताक्षर किए हुए। क्यों? हरा रंग आपका हरियाली और समृद्धि का क्या है? प्रतीक है। और ये आपका क्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? ठीक है, यानी कि बात कर रहा 21 में बात कर रहा, वो भी कब? 1 दिसंबर 2021 में। तो आप लोगों को बताना है कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल है। भारत, इंडोनेशिया, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं 13 का आंसर क्या हो जाएगा? G20 ट्रोइका। ठीक है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि के रूप में एक समूह है और इसका कोई मुख्यालय नहीं है और ये संस्था भारत के भीतर कार्य करती है। G20 ट्रोइका। तो 1 दिसंबर 2021 में किसे शामिल किया था? भारत को। तो 13 का जो आंसर आपका था वो क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 14 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पहाड़ होटल का उद्घाटन किया गया? त्रिवेंद्रम, मंगलौर, कानपुर, मुंबई। तो आप लोग बताएं पहले पहाड़ होटल का उद्घाटन किया गया था और ये नवंबर में। ठीक है, तो आप लोग बताएं 14 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 का आप लोग आंसर बताएं, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? मुंबई सेंटर। अब पहाड़ होटल किसे कहते हैं? पहाड़ होटल का मतलब ये होता है बड़ी संख्या में छोटे आकार के अधिक कमरे होना। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटे आकार के अधिक कमरे होना क्या कहलाता है? पहाड़ होटल कहलाता है। पहाड़ होटल कहलाता है। बड़ी संख्या में छोटे आकार के कमरे होते हैं। संख्या बड़ी होती है लेकिन कमरे क्या? छोटे छोटे आकार के होते हैं। ऐसे होटल को हम लोग क्या? पहाड़ होटल कहते हैं। और ये कहाँ पर लगाया गया? मुंबई में लगाया गया है। अगला, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ भरना है। 1850-1905 भी कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, माध्यम, संकटपूर्ण। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है पहले चरण को? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या बोला जाता है? अंतिम चरण या आरंभिक या मध्यम या संकटपूर्ण। जो 1885 से 1905 यानी बंगाल विभाजन की घटना तक रहा था, तो आप पहले चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम चरण भी बोलते हैं। मध्यम चरण। तो इसका आंसर था क्या? सी आपका हो जाएगा। 1885 में क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। बंगाल के 2 टुकड़े किए गए थे और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो आपका कौन था? लॉर्ड कर्जन बंगाल का क्या था? गवर्नर था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो 15 का आंसर था क्या? सी आपका करेक्ट आंसर था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना यहाँ भरना में की थी। सितंबर 20 में, मार्च 18, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो ये इसका आप लोग आंसर बताएं। 16 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो आपको पता है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो सत्याग्रह जो सभा की स्थापना की थी वो कब की थी? फरवरी 1919 में। तो 16 का जो आंसर था वो आपका क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 16 का आपका आंसर क्या है? सी आपका है। महात्मा गांधी के बारे में बता दूं कुछ और जानकारी। तो महात्मा गांधी की जो उपाधियां पहले देख लेते हैं। इनकी जो उपाधियां थी गांधी जी की उपाधियां,
तो एक बापू थी, बापू ये किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू, ठीक है, बापू की उपाधि सरोजिनी नायडू, ठीक है। एक महात्मा की उपाधि, महात्मा ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। एक इनकी उपाधि थी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, बोस ने। गांधी जी ने, और अगर बात करूं तो इनकी पत्रिकाएं थी नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, और यंग इंडिया के बाद और कौन थी? हरिजन, हरिजन। ये आपकी क्या थी? गांधी जी की पत्रिकाएं थी, ठीक है। तो 16 का जो आंसर था आपका क्या? सी करेक्ट आंसर था, सी। यहाँ भरना, भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चाल्लू, महात्मा गांधी। तो आप लोग बताएं राजनीति में सुधार करने के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता कौन थे? 17 का आप लोग आंसर बताएं, 17 का आंसर आप लोग आंसर बताएं, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई है, क्लास में भी पढ़ा है, धार्मिक एवं राजनीतिक सुधार। तो जैसे ही राजनीतिक शब्द आया तो आपका आंसर किसके पास जाना चाहिए? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, ठीक है। राजा राममोहन राय, इनको जो राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, ठीक है। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 में। और बात करूं तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, और ये स्थापना कब की थी? 1828 में, 1828 में, ठीक है। तो इसका आंसर जो था आपका क्या? बी आपका करेक्ट आंसर था, बी करेक्ट आंसर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 18 का आप लोग आंसर बताएं, 18 का आंसर बताएं, ठीक है। PPBL यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक, तो आप लोग जल्दी से 18 का आंसर दें। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कितने करोड़ का जुर्माना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 18 का जो आंसर था क्या आपका था? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था। क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने देख धारा थी 26(2) उसका उल्लंघन किया हुआ था, इस कारण से इन्होंने क्या ये जुर्माना लगाया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पोस्ट तेजपाल, गोकुल तेजपाल, पोस्ट नहीं, गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में यहाँ भरना हुई थी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। यानी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और मुंबई में ये आपका था ग्वालियर टैंक के मैदान के पास गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर था 18 का क्या? बी आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक आपको पता होगा ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम इसके क्या थे? संस्थापक थे, संस्थापक थे कांग्रेस के, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी या भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। कुल सदस्य इसमें कितने थे? भारतीय राष्ट्रीय स्थापना समय कुल कितने थे? 72 आपके थे, 72 सदस्य थे। अगला, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसंधान, राहुल सचेना, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी, कमल चतुर्वेदी। तो राष्ट्रीय अनुसंधान जो विकास है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप लोग आंसर बताएं। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए जो अध्यक्ष बने अमित रस्तोगी, अमित रस्तोगी। तो 20 का जो आंसर आपका क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला,
भारतीय फुटबॉल टीम के यहाँ भरना कप्तान अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। कौन है? सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह। ठीक है, यानी कि कुल मिला के फुटबॉल में सर्वाधिक जो गोल करते हैं उनमें से सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। और वो कौन है? तो वो आपके सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री ये कौन है? ये नेपाल के आपके भारतीय फुटबॉलर हैं। नेपाली के प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर। और ये आपके कौन? दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, दूसरे खिलाड़ी। तो 21 का जो आंसर था आपका क्या था? बी था, बी आपका था। अगला, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई? माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा या प्रियंका चोपड़ा। तो स्टार्स इन माई स्काई ये जो पुस्तक है अभी हाल में ही लॉन्च जो हुई है, करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है, तो ये पुस्तक आपकी लिखी गई है दिव्या दत्ता के द्वारा, दिव्या दत्ता के द्वारा। ठीक है, दिव्या दत्ता। तो 22 का जो आंसर आपका था बी आपका करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां, 51वां, 71वां, 81वां। तो आप लोग बताएं वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो आप लोग बताएं 23 का क्या हो जाएगा आंसर? वैश्विक खाद्य सूचकांक। ठीक, खाने में। तो वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 71वां है, 71वां। 21 में पूछ रहा और इस समय 21 में बात करूं तो प्रथम जो स्थान था वो आपका किसका था? आयरलैंड का, आयरलैंड का। तो ये खाद्य में पूछा हुआ है, आयरलैंड का क्या था? प्रथम स्थान था। तो 23 का जो आंसर आपका क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 25 नवंबर। तो आप लोग बताएं 24 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो आंसर आपका क्या था? सी करेक्ट आंसर था, 24 का सी आपका करेक्ट आंसर था। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में लालेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? स्पेन, अमेरिका, रूस या भारत? ठीक है, तो आप लोग बताएं मानव के स्वास्थ्य में बढ़ावा यानी सुधार करने के लिए देश में लालेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं। तो आप लोग 25 का आंसर बताएं, 25 का आंसर बताएं। कहाँ पर यह काम किया गया? आप लोग बताएं 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करूं तो 25 का आंसर जो हो जाएगा क्या? स्पेन हो जाएगा, ए। ठीक है, लालेरिया रूम या क्राइम रूम का मतलब जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, सोच विचार और डिप्रेशन कैसे होता है? या तो आप बिल्कुल अकेले रहें और अगर आप यारी दोस्ती करोगे तो फिर डिप्रेशन रहेगा। कभी आपको आपका प्यार धोखा देगा, कभी वो आपको धोखा देगा, फिर आप डिप्रेशन के शिकार होते हो। तो उसी चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो जब तक नौकरी ना लगे रहिए सिंगल। अगर नहीं भी मन मानता, चलो भाई आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार देता है, तो अच्छे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई में आपकी मदद करे, आपके साथ बराबर खड़े रहें, दुख हो या सुख हो तब भी खड़े रहें। तो ऐसे अच्छे दोस्त बनाएं आप, क्योंकि प्यार से ही दुनिया चलती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दोस्त ना बनाएं लेकिन अच्छे से। ठीक है, डिप्रेशन का शिकार मत होइए, अच्छा काम करिए, लोग आपको जाने, लोग आपका सम्मान करें। ठीक है बच्चों, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगला,
एलियम नेगियम नामक पौधा जो हाल में ही सुर्खियों में रहा था, किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में खोजा गया? सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये एक पौधे का नाम है जो अभी चर्चा में रहा था और ये भारत में खोजा गया है, ठीक है, 2019 में। तो आप बताएं ये कहाँ पर खोजा गया है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? एलियम नेगियम नामक पौधा। तो ये आपका खोला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से ज़िले में? चमोली ज़िला में ये खोजा गया है एलियम, जो अभी चर्चा में रहा था, थोड़े दिन पहले की बात है, करंट का मामला है। और करंट अगर आप पढ़ते होगे तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। 26 का जो आंसर था क्या था? बी आपका करेक्ट आंसर था। हाल में ही सुर्खियों में रहा नेचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग बताएं नेचफू सुरंग जो चर्चा में रही थी, नेचफू सुरंग, ये आपकी कहाँ पर है? 27 का आंसर बोले, 27 का आंसर बोले। तो आपको पता है ऐसे अजीबोगरीब जो नाम ये सब मिलेंगे ज़्यादातर हमारे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में होते। तो नेचफू सुरंग हमारी किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। तो 27 का जो आंसर था आपका क्या था? डी आपका करेक्ट आंसर था। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो पूछ रहा विजयनगर साम्राज्य जो है ये आपका किस नदी के किनारे था? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तो ये पूछना चाह रहा। तो आप लोग बताएं, अपने अपने फटाफट आंसर भेजें। तो आप लोग बताएं, तो विजयनगर साम्राज्य आपका किस नदी किनारे था? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है इसके उत्तरी तट पर, ठीक है, उत्तर दिशा में यानी उत्तरी तट पर ही हमारा कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। अगला, बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फोबोल, थोर्नडाइक, पर्सिनन। तो आप लोग बताएं बाल बिहार जो प्रणाली है इसके संस्थापक कौन थे? 29 का आंसर बोले। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? फोबोल थे। और ये कौन थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है ना। इन्होंने ही किसकी खोज की थी? बाल विहार प्रणाली का 1817 में इन्होंने की हुई थी बाल विहार प्रणाली। और ये जर्मनी के क्या थे? दार्शनिक थे। तो आप लोग बताएं 29 का आंसर आपका क्या था? बी आपका था। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या? क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रेडुंडेंसी चेक, फिर साइक्लिक रेडुंडेंसी कोड। तो आप लोग बताएं CRC का इसका जो फुल वो आपका है क्या है? CRC का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। तो सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डी आपका आंसर हो जाएगा। 30 का क्या? डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका 30 का क्या? डी रहेगा। ये अच्छे क्वेश्चन है, कंप्यूटर से मुझे लगता है ये सवाल पूछा गया बच्चों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को जो कुछ नई चीज़ मिला करे उसे नोट भी करता रहिए। ठीक है, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो जानकारी नहीं होगी। और एक चीज़ और होती है, हर चीज़ आपको टीचर नहीं बताएगा, कुछ आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी घर में रह करके। जो चीज़ें कम है, अगर कोई चीज़ आई कैसे आई, क्यों आई, आप लोग भी ढूंढिए इंटरनेट पे, उनको लिखिए, नोट्स बनाइए, तब आप जीएस में पार हो पाएंगे बच्चों अच्छे से। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन था? सचिन, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कांबली। तो आप लोग बताएं 31 का जो आंसर है आपका क्या रहेगा? जल्दी से बताएं। तो इसकी बात करूं तो आपको पता होगा कि वीरेंद्र सहवाग ने ये काम किया हुआ था, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। मुझे लगता है
302 रन बनाए हुए थे। और ये बात है जो मुझे याद आ पा रहा 2004 की बात है, और ये पाकिस्तान में ग्राउंड था मुल्तान 2004 में वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया हुए थे। मुझे ध्यान जो आ पा रहा, मुझे लगता है शायद 302 रन बनाए हुए थे। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 17, 57, 60, 67, 70। तो 32 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा। 32 के आंसर की बात करूं तो इसका क्या आंसर है? सी 1767 में ये क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। सर्वे मैप 45 DY7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 33 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ठीक है। सर्वे मैप, सर्वे जो करता है मैप के थ्रू, ठीक है, तो इसमें कौन राज्य आते हैं? गुजरात और राजस्थान। तो इसका 33 का जो आंसर था क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत, रूस। तो आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश में टिहरी जो बांध परियोजना है ये किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? भागीरथी पर है ये आपका टिहरी बांध परियोजना। ठीक है। तो ये आपकी किसके सहयोग से पूरी की जाएगी? सोवियत संघ, या जिसे क्या रूस कहते हो। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से क्या की जाएगी? पूरी की जाएगी। ठीक है। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया? 3000 रुपये, 4, 5, 6। तो आप लोग बताएं। देखो आ गया, मैंने कहा था इसको चर्चा में आप लोग रखना, और आप देख लो 35 में ये आपका क्वेश्चन आ गया है। तो आप बताएं आदिवासियों के लिए कितने रुपए की सहायता या देने का फैसला किया हुआ? तो 35 का आप लोग आंसर बोले। 35 का जो आंसर था क्या था? सी था 5000 रुपये। तो 35 का आंसर क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है। हाल में ही किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो विश्व सांख्यिकी दिवस हाल में 21 तिथि को मनाया जाता है। तो आपको पता होगा विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। तो 36 का जो आंसर था क्या आपका था? सी सही था। तो आप लोगों को पता होगा 36। अगला, हाल में ही चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस। तो आप लोग बताएं। ये चर्चा में रहा था ये नाम प्रज्ञानंद, और वो पूछ रहा किस खेल से ये प्रज्ञानंद संबंधित है, और चर्चा में भी रहे थे। तो ये आपके किससे संबंधित है? शतरंज से। तो 37 का जो आंसर आपका था क्या बच्चों था? डी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल है? 5, 6, 7, 8। तो आप लोग बताएं 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? 38 का आंसर बताएं। ठीक है। 38 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? बी। इसमें कितने? 6 सदस्य शामिल है। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुख्यालय आपका है मास्को कहाँ पर है? मास्को हमारा कहाँ पर है? रूस में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का क्या? बी हो जाएगा। 6 सदस्य में वही है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। ठीक है। आपके आर्मेनिया भी एक है, अर्मीनिया देश भी है। ठीक, अर्मोनिया नहीं, अर्मीनिया। तो इस प्रकार ये इसमें 6 सदस्य शामिल है। कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस। ठीक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, बेलारूस और अर्मीनिया, ये आपके 6 देश शामिल हैं। ठीक है।
तो इसका जो आंसर था आपका बी, आपका 38 का सही आंसर था। मुख्यालय आपकी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को में है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो सामान्य हिंदी आपका है, तो ये आपको आगे की जो कहानी है हिंदी वाले हमारे सर बताएंगे, और आप लोगों को कहीं जाना नहीं और बने रहना है, और हिंदी की क्लास अब आपकी शुरू होगी। ठीक है, और कोई भी समस्या आती है तो आप लोग अपने अपने कमेंट बताया करें। अब हिंदी की क्लास आपके लिए आने वाली है और आपको जाना नहीं बच्चों, बने रहना है। ठीक है, दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग अभी पढ़ रहे थे, जीएस का अध्ययन आप लोग अच्छे से कर रहे थे। चलिए आज अब आपका सामान्य हिंदी वाला टॉपिक है, तो हम लोग सामान्य हिंदी को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं, हिंदी को आगे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है? सबसे पहले इसमें पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को क्लियर करेंगे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की प्रेम की भाषा कैसी है, ये शब्द रहित बताइए। बिल्कुल सही बात है, प्रेम की भाषा हमारी कैसी होती है? शब्द रहित होती है। बिना कुछ कहे ही हम बहुत कुछ कह देते हैं, है ना। यस, कपोलों की है ना, कपोलों की है ना, हमारे कपोलों की जो भाषा होती है, मस्तक की जो भाषा है, वो भी बताइए कि वो भी कैसी होती है, वो भी शब्द रहित होती है ना। जीवन का तत्व जो है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। बिल्कुल सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि सच्चा जो आचरण होता है, प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, यस, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से, ना केवल सत्संग के। जीवन के अरल में, अरल में जंगल होता है, जीवन के अरल में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ये इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है। इस पैसेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। यस, तो देखिए इन्होंने कहा है कि प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा जो है अर्थ रहित है, ये भाव रहित है, ज्ञान रहित है, या शब्द रहित है। तो आप पढ़े हुए हो कि प्रेम की भाषा जो होती है वो कैसी होती है? शब्द रहित होती है। तो ये आपका जो है प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा हमारी शब्द रहित है। तो ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर बनेगा, है ना। यस, आगे देखेंगे। अच्छा, क्या कहा गया है? अरल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन्होंने कहा अरल, हमने बताया था इधर कहीं अरल आपको बताया था। तो अरल मीन्स हमने आपको बताइए है, ये आपका अरल है, और अरल मीन्स आप जानते हो क्या होता है? अरल मीन्स जंगल होता है, जंगल। जिसे आप लोग कांतार भी बोलते हो, कांतार बोलते हो, या जैसे आप लोग कानन भी बोलते हो, क्या कानन भी बोलते हो, ये भी वर्ड आप लोग जानते हो। तो आपका ये जो है अरल का अर्थ क्या है? जंगल है, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया है यत्न से आशय है। कभी भी देखो बेटा, कहीं भी यत्न लिखा हो या आपका कहीं प्रयत्न लिखा हो, ठीक है, प्रयत्न और यत्न एक ही बात होता है। इसका मीन्स कहीं ना कहीं इसका मीन्स ना तो भाषण से है, ना रत्न से है, ना परिश्रम से है। इसका अर्थ हमेशा ध्यान रखो किससे होता है? प्रयास से होता है। किससे होता है?
प्रयास से होता है। ठीक है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण की महिमा का, या प्रेम का, या वेद का, या जीवन की? किसकी महिमा का वर्णन है? तो आप लोग बताएंगे कि किसकी महिमा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो गद्यांश में जो महिमा है वो आपकी आचरण की महिमा है, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के। तो यहाँ पे आचरण की महिमा का वर्णन है, तो ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या प्रेम की भाषा होगा, या आपका जीवन का अरल होगा, या मौन व्याख्यान, या आपका सच्चा आचरण होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक है वो कहीं ना कहीं सच्चा आचरण होना चाहिए। कैसा आचरण होना चाहिए? सच्चा आपका आचरण होना चाहिए। तो आपका शीर्षक जो बनेगा वो आपका सी नंबर बनेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके आगे देखेंगे हम लोग, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे भाव जो मन में कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भावों को हम लोग क्या स्थाई भाव कहेंगे? नहीं, स्थाई भाव तो हमेशा विद्यमान रहता है ना। जहाँ भी रस होगा वहाँ स्थाई भाव जरूर होगा। क्या विभाव होता है, क्या अनुभाव होता है, क्या संचारी भाव होता है? तो ऐसे जो भाव होते हैं हमारे, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों कि संचारी भावों की संख्या कभी पूछ ली जाए कि संचारी भावों की यदि संख्या पूछ ली जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 33 हमारे संचारी भाव होते हैं, कभी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यस। अगला देखो, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका ये कहीं ना कहीं तत्सम है। तो मच्छिका जो है वो तत्सम है। किसका तत्सम है? क्या मछली का है, क्या मक्खी का है, कि मच्छर का है, कि मिट्टी का है? तो मच्छिका तत्सम है। इसका तद्भव तो किसका तत्सम है ये? इसका मतलब ये मक्खी का तत्सम है, क्योंकि मक्खी जो है वो अपने आप में, ये आपका मक्खी जो है वो तद्भव है। क्या है? ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम होता है क्या? मच्छिका होता है। ठीक है, मछली का इसका तत्सम, ये आपके रहे तत्सम, ये क्या है? ये आपके जो हम लिख रहे हैं ये आपके तत्सम। मछली का तत्सम आपका मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा, है ना। मच्छर का मशक हो जाता है। मच्छर का तत्सम क्या हो जाता है? ये मशक हो जाता है। मिट्टी का माटी हो जाता है। मिट्टी का तत्सम नहीं, ये आपके ये तत्सम है मिट्टी का। मिट्टी आपका जो है ये मिट्टी आपका जो है वो तत्सम है। इसका तद्भव बनेगा यहाँ माटी बनेगा। कौन सा बनेगा? यहाँ माटी बनेगा। तो मच्छर तद्भव था, तत्सम मशक। मक्खी तद्भव है, इसका तत्सम मच्छिका। मछली आपका जो है मछली वो आपका तद्भव है, बनेगा मत्स्य मशक। और मिट्टी तत्सम है, इसका बनेगा माटी बनेगा, वो तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, ये ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखो, दीर्घ स्वरों की संख्या यदि ऐसे आ जाए, देखो यदि कभी आ जाए, देखो हास्य स्वर, तो हास्य स्वर आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हास्य स्वर? आ, ई, ऊ और री, ये आपके जो होते हैं ये हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ये आपके दीर्घ स्वर यदि पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर बताइए, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है कितनी? ये 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 होती है। कौन कौन से? ये होते हैं आपके आ, ई, ऊ, है ना, और ए, आई, और आपका ओ, और आपका होता है कौन सा? होता है आपका औ। ये आपके होते हैं 7 संख्या होती है। अब इसमें से देखना, इसमें से, है ना, यदि पूछ दिया जाए
ये दीर्घ स्वर आपके कितने हैं? 7 हैं। अब मूल दीर्घ स्वर यदि पूछ दिया जाए, मूल दीर्घ स्वर है ना, मूल ये दीर्घ स्वर ही हैं सब, लेकिन यदि ऐसे पूछ दिया जाए मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर में इनकी संख्या 3 बनती है केवल। कौन कौन से? यही बनता है, आ और ई और आपका उ, यही बनता है। और ये आपके जो होते हैं ये संयुक्त स्वर बन जाते हैं। ये कौन से? ये संयुक्त स्वर बन जाते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी बताई? ये संयुक्त स्वरों की संख्या 4 बताई। कौन कौन सी है? ये आपका ए है, आपका ऐ है, आपका ऐ है, आपका ओ है, और आपका कौन सा है? आपका औ है। ये आपके कौन से हैं? ये आपके हैं संयुक्त स्वर। ए किससे बना है? ए किससे संयुक्त हुआ है? ये आपका आ और प्लस किससे? आ प्लस ई से संयुक्त हुआ है। ये आपका किससे संयुक्त हुआ है? ये आ प्लस ए से संयुक्त हुआ है, आ प्लस ए से संयुक्त हुआ है। ओ किससे संयुक्त हुआ है? आ प्लस ऊ से संयुक्त हुआ है, ओ। औ किससे संयुक्त हुआ है? ये आपका आ प्लस ओ से संयुक्त हुआ है। किससे? आ प्लस ओ से संयुक्त हुआ है। तो ये आपके जो है इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ए ऐ ओ औ, है ना, ये इस ऐसे ये कैसे संयुक्त हुए हैं ये भी मैंने आपको बताया। मूल दीर्घ स्वर कौन है? आ ई उ। अब इन्होंने कहा निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब देखा जाए तो दीर्घ स्वर तो सभी हैं, 7 हैं, लेकिन अब वही बात आ गई ना, इन्होंने पूछ लिया उसी में से तो पूछ रहा है। अब मूल दीर्घ स्वर कौन है? आ ई उ। तो इसमें आप देख रहे हो कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है ये आपका है मूल दीर्घ स्वर। कौन सा है? ये आपका मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये आपका मूल दीर्घ स्वर। ये आपके जो बन रहे, ये आपके बन रहे संयुक्त स्वर। कौन से? ये आपके संयुक्त स्वर बन रहे। ठीक है, यस, ये संयुक्त स्वर में बन रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इस तरह से अगला देखिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, अंतस्थ है ना, अंतस्थ जो है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन? या, रा, ला और वा, ये होते हैं, है ना। पूछ लिया जाए, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी आपकी 0 4 होती है। कौन कौन सी? आपकी सा, शा और सा, और आपकी होती है कौन सी? हाँ, ये होता है। कभी पूछ लिया जाए संयुक्त व्यंजन, कौन से? संयुक्त व्यंजन। यदि संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो वो भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है संयुक्त व्यंजन की संख्या? 4 आपकी होती है, छत और त्रग और आपकी ज्ञा और आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है क्या? स्रा होती है। क्या होती है? स्रा होती है। छत्र कैसे बना है? ये आपका बना है किससे? का और सा से बना हुआ है। ये आपका त्रा, ये ता और रा से बना है। ये काहे से बना है? ये आपका जा और यहाँ से बना है, ये संयुक्त हुआ है। ये काहे से हुआ है? ये आपका शा और प्लस रा से, शा और रा से संयुक्त हुआ है। तो ये आपके ऐसे इस तरह से इन्हें संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप समझ गए हो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन रहा। ठीक है, ये आपका या है ना। ऐसे नेक्स्ट देखो, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम क्या होता है? तो जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन। जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। जल का विलोम, जल का आप कह सकते हो थल हो जाएगा, है ना। मूर्ख का आप कह सकते हो मूर्ख का, यही आप मूर्ख का आप पंडित लिख सकते हो। क्या? मूर्ख का आप पंडित लिख सकते हो, मूर्ख का पंडित हो जाएगा, है ना। ये ऐसा। नेक्स्ट आपका देखो अगला, भविष्य में होने वाले के लिए, होने वाला के लिए एक शब्द। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। भविष्य में कोई काम होने वाला उसे क्या कहेंगे? भावी कहेंगे, गत कहेंगे, विगत कहेंगे, आभास।
आभास का मतलब है कि किसी चीज़ का तुम्हें आभास होना कि हाँ ये अनुमान हो जाना कि ये है ना। तो ये भावी जो है यही सही आंसर है। भविष्य में होने वाले के लिए आप भावी कहते हो, और जो हो चुका है उसके लिए विगत आता है। विगत का मतलब जो पहले हो चुका है उसे कहते हैं विगत। क्या कहते हैं? विगत। विगत माने पिछला होता है, वो भावी मीन्स आगे आने वाला होता है। ठीक है, यस। तो आपका आंसर जो है वो सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला, अनिल और अनल में अंतर। अनिल आप जानते हो, अनिल मीन्स क्या होता है? अनिल मीन्स आप जानते हो हवा होता है। अनल मीन्स क्या होता है? अरे भैया अनल मीन्स तो आग होता है। अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स आग होता है। क्या? आग। तो देखो कहीं हवा और आग लिखा है, तो हवा और आग कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका। ठीक है, आग हवा गलत है, हवा जंगल गलत है, जंगल आग गलत है, ये सारे गलत है ना। यस। तो अनिल माने हवा और अनल मीन्स आग होता है। ठीक है। अच्छा, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अभिमान क्या अनेकार्थक है? आयु या अधिक, है ना। इसमें अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो इसमें अनेकार्थक शब्द कौन है? अर्थ जो है वो अनेकार्थक है, क्योंकि अर्थ के कई अर्थ माने, एक तो आप कह देते हो अर्थ माने धन होता है, अर्थ माने आप कह देते हो कि मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है। अर्थ मीन्स आप कह देते हो अभिप्राय होता है। क्या होता है? अभिप्राय भी होता है ना। अर्थ मीन्स अभिप्राय भी होता है। तो धन है, मतलब है, अभिप्राय है ना, ये सारी चीज़ें अर्थ है ना, अर्थ का ही होता है। तो ये आपका जो है ये आपका अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि इसके अनेक अर्थ हैं इसलिए इसे अनेकार्थक शब्द बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से बताइए कि कौन सा आपका जो है वो शुद्ध है। तो बताइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा आपका जो है वो शुद्ध है, बताएंगे आप। ठीक है, कौन सा शुद्ध है? तो ये आपका अधिकार, अरे ये तो गलत है। अनुसरण ये गलत है। आगामी ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है? अध्ययन। अध्ययन आपका बिल्कुल सही लिखा है। अध्ययन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो ये आपका अध्ययन सही है। आगामी ये गलत है, इसको ऐसे लिखते हैं आगामी होता है। आगामी का मतलब आगे आने वाला। कोई आगामी परीक्षा होती जो आगे आने वाली परीक्षा को आगामी परीक्षा कहते हैं। अनुसरण, अनुसरण की वर्तनी ऐसे लिखेंगे अनु और सरल अनुसरण। ऐसे अधिकार नहीं होता है, क्या होता है? अधिकार होता है। लिखते हैं क्या? अधिकार लिखते हैं। ठीक है, ये वर्तनी सही हो गई। तो शुद्ध शब्द बताइए, तो अध्ययन आपका शुद्ध था। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। अब अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध क्या है? कौन सा है? हमें क्या आनुषांगिक अशुद्ध है? अरे ये तो शुद्ध लग रहा है। आध्यात्मिक ये भी शुद्ध है। ऐतिहासिक दायित्व ये भी शुद्ध है। तो आपका अशुद्ध कौन सा है? ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये आपका होता है क्या? ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ये आपका ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता। ये हमेशा कैसा होता है? ये आपका ऐतिहासिक होता है ना। ये आपका कैसा होता है? ये ऐतिहासिक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, ये आनुषंगिक बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक ऐसे ही लिखा जाता है। अध्यात्म लिखा जाता है तो ऐसे अध्यात्म ऐसे लिखते हैं। अध्यात्म, आध्यात्मिक इसी तरह लिखते हैं। दायित्व भी ठीक है। तो ऐतिहासिक का ऐतिहासिक है ना। यस, ऐतिहासिक ऐसे। ओके, अगला देखते हैं। निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन सा है? कर्ता कारक आप लोगों ने जानते हो कारक के भेद कितने हैं? कारक के
कारक के कितने 8 भेद हैं। कितने भेद हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 ये आपका कर्म कारक, नंबर 3 ये आपका होता है ये करण कारक, नंबर 4 ये आपका होता है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। नंबर 5 ये आपका अपादान कारक। कौन सा? ये आपका अपादान कारक। नंबर 6 आपका ये आपका संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। नंबर 7 आपका जो है वो आपका नंबर 7 है। नंबर 7 आपका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक होता है। और नंबर जो 8 है आपका, नंबर 8 आपका है वो है संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। ध्यान रखिए बेटा, यदि कभी पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो बताइए कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं कारक के। ठीक है, कारक के कितने? 8 भेद। ये इनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को भी होता है या शून्य होता है। ठीक, कर्म को करण से और के द्वारा, से और के द्वारा, करण से और के द्वारा। संप्रदान इसका होता है को के लिए, को और क्या होता है? के लिए, को के लिए। इसका अपादान का ये से होता है अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति के लिए लगाया जाता है। हाँ, संबंध ये क्या होता है? ये काकी के होता है, काकी के, रारी रे ये होता है। और अधिकरण में और पर, में पर ऊपर ये सभी फिर होते हैं। ठीक है, यस। और संबोधन में ऐसा संबोधन का निशान जरूर होता है। कौन सा? हे और भो और अरे ये वर्ड होते हैं। अरे अजीब वाला है ना, ये ध्यान रखना। तो कर्ता कारक का कौन सा है? कर्ता कारक का बताइए। ने है विभक्ति चिन्ह। कौन है? ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग बताइए कौन सा है शब्द? दया की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, वायु चलती है, हवा चलती है। नेत्रदान दिए जाते हैं, दी नहीं जाती। नेत्रदान दिया जाता है, नेत्रदान किया जाता है, नेत्रों को दान किया जाता है। नेत्र आपका जो है वो पुल्लिंग है। और ये तीनों आपके जो हैं वो आपके जो है वो स्त्रीलिंग हैं। कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग है और ये आपका जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? ये आपका पुल्लिंग है ना। यस, ध्यान रखना है। अगला, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये पूछा गया है। शोभा बढ़ जाती है, शस्त्र उठाए जाते हैं, पालन किया जाता है, नृत्य। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग बताना। शस्त्र उठाए जाते, पालन किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ये आपके तीनों जो हैं ये तो आपके पुल्लिंग हैं। कैसे हैं? ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि आपका शोभा जो है वो आपकी कैसी है? शोभा आपकी स्त्रीलिंग है। इनको कैसे जाना जाता है? अरे भैया, इनमें पीछे से क्रिया जोड़ दिया करो आप लोग। क्रिया यदि स्त्रीलिंग की जुड़ जाए तो कह दो ये स्त्रीलिंग हो गया, और पुल्लिंग की क्रिया जुड़ जाए तो पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, हाँ। किसी की शोभा बढ़ जाती है, किसी की शोभा तुम बढ़ा देते हो, बढ़ाई जाती है, तो शोभा जो है वो स्त्रीलिंग है। शोभा कैसा है? शोभा आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, यस। तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? एक वचन में कौन सा प्रयोग किया जाता है ना? तो नदी, अरे नदी का तो बहुवचन भी बनता है, नदियाँ बन जाता है ये, है ना। हाँ, साधु आपका साधु भी होता है ना, साधु। या फिर आप साधुओं भी बोल देते हो क्या?
आप साधुओं बोल देते हो कि नहीं, साधुओं ऐसे बहुवचन बना देते हो। घर गिर गए तो घर, और आप घरों भी बोलते हो कि नहीं, आप घरों भी बोल देते हो। ये प्रत्येक जो होता है ये आपका एक वचन होता है, ये बहुवचन होता ही नहीं है, ध्यान रखो, है ना। नेक्स्ट, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था, ये तो भैया इसमें था लगा, मैंने बताया था। ये तो आपका कहीं ना कहीं ये भूतकाल का है, था वाले हमेशा भूतकाल के होते हैं। गा लगा है इसमें, ये तो भैया भविष्यकाल का है, क्योंकि गा वाले होते हैं वो हमेशा भविष्यकाल के होते हैं। कौन से? भविष्यकाल के होते हैं। वह जाता है, इसमें भी है लगा है, ये आपका वर्तमान काल। था लगा है, ये तो आपका भूतकाल का है। था वाले हमेशा भूतकाल के होते हैं, तो एक ही तो बचा, कौन सा? वह जाता है। ये आपका काहे का है? यही आपका वर्तमान काल है। कौन सा है? यही आपका वर्तमान काल है, वह जाता है ना। यस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पुस्तक पढ़ती है। तो पढ़ता और पढ़ती काहे के अनुसार आ रहे? कर्ता के अनुसार। तो ये तो कर्ता कारक है। ये कौन सा कारक है? ये तो भैया इसमें तो कर्तवाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है? अरे इसमें तो कर्तवाच्य है ना। यस। सीता पत्र लिखती है, और यदि कह दो राम पत्र लिखता है, तो यहाँ लिखता है हो जाएगा। तो ये भी भैया कौन सा है? ये भी आपका कर्तवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपका जो है ये आपका भाववाच्य है। कौन सा है? ये आपका भाववाच्य है, जहाँ समर्थता और असमर्थता दर्शाई जाती है। तो पत्र लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। पत्र हमारा क्या है? पत्र हमारा कर्म है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। आंसर में आया पत्र, तो पत्र हमारा क्या है? कर्म। तो पत्र लिखा जाता है कि पत्र लिखी जाती है? पत्र लिखा जाता है, तो पत्र के हिसाब से ही तो क्रिया लगी है। यदि यहीं पे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, देखो पत्र के हिसाब से ही क्रिया है। हाँ ठीक है। अब यहीं पे हम लिख देते चिट्ठी लिखी जाती है ना। चिट्ठी लिखी जाती है, तो यहीं पे आपकी ये भी कर्म है आपका, चिट्ठी लिखी जाती है ना। चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये दोनों क्या लिखी जाती है? चिट्ठी। ये दोनों आपके जो हैं क्या है? कर्म। क्या है ये दोनों आपके कर्म हैं, और कर्म के हिसाब से आपकी जो है क्रिया लगी है। इसका मतलब ये आपका कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? यही आपका कर्मवाच्य है, कि क्योंकि कर्म के हिसाब से क्रिया आ रही है, तो आपका कर्मवाच्य है। ठीक है, ये ऑप्शन है। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य के लिए एक आपका उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य के लिए ध्यान रखो, एक कर्ता होता है, एक आपका विधेय होता है। और संयुक्त और मिश्र वाक्यों के लिए एक से अधिक विधेय होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। तो सरल वाक्य ये, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है। इसमें बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है। इसमें मैंने लड़के को बुलाया, बुलाना, और यहाँ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। कर्ता और क्रिया एक एक हैं। इसमें इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि होगी, है ना। तो वहाँ पे एक दो वाक्य हैं, इसमें एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये। तो यही आपका सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग विधेय हैं। फिर जिनमें की लगा होता है वो आपके मिश्र वाक्य होते हैं, की लगा होता है। ठीक है। यस। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, सही है। अरे भैया मैंने नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने की जगह पे क्या होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये होगा। अल्प विराम का चिन्ह, अरे ये काहे का चिन्ह है? इसे हम कहते हैं क्या? अर्धविराम। ये अर्धविराम का है, ये आपका अर्धविराम है। ये काहे का है? ये आपका अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब होता है कोमा।
तो कोमा आपका यही तो है, यही अर्धविराम का है। ये पता नहीं किस तरह का निशान है ना, ये तो यार अलग तरह का कोई निशानी है। और ये विस्मयादि बोधक का है, काहे का है, विस्मयादि बोधक का है, विस्मयादि बोधक का निशान है ये, विस्मयादि बोधक का। ठीक, तो आपका जो है ये आपके तीनों हो गए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ कोई व्यक्ति होता है उसे हम लोग पतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पतित, लुंठित नहीं है ना, धराशायी नहीं, पालकी नहीं, उसे बोलते हैं क्या, ये पतित है, ये गिरा हुआ है ना। यस, अच्छा षटपद का पर्यायवाची, षटपद है ना, षटपद का पर्यायवाची क्या होगा, षटपद आपका शब्द दिया गया, उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो तितली होगा क्या, भ्रमर होगा क्या, मकड़ी होगा, केकड़ा होगा। तो षटपद माने भौरा होता है ना, षटपद किसका होता है, भौरा का होता है। भौरा जिसे आप अली भी कहते हो, जिसे आप मधुप भी कहते हो, शायद मधुप, जिसे आप मधुकर भी कहते हो, क्या मधुकर, जिसे आप मिलिंद भी कहते हो, क्या आप मिलिंद बोल देते हो, मिलिंद बोलते हो, मिलिंद है, जिसे आप लोग द्विरेफ भी बोलते हैं, क्या द्विरेफ, ये द्विरेफ भी बोलते हैं, उसे मधुप भी बोलते हैं, मधुकर, मिलिंद, भौरा, षटपद है ना, अली है ना, ये सभी आपके जो है वो किसके, ये आपके भौरा के पर्यायवाची हैं, भ्रमर के। तो ये आपका आंसर जो है वो भ्रमर होगा, षटपद का पर्यायवाची। ठीक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अरे कहा गया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कि होनहार व्यक्ति के जो होते हैं वो चीकने पात होते हैं। इसका मतलब जो बेटा होनहार व्यक्ति होता है उसके जो कहा नहीं जाता है कि सपूत के जो पैर होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं, वही वाली बात है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो होनहार बालक सुंदर होता है या सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही है ना। होनहार बालक सुंदर नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये अगला देखिए, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या है। अरे कहते नहीं, अरे भैया तुम तो एक से बढ़कर एक हो, कहते हैं नहीं एक से बढ़कर एक हो। शमरत को नहीं दोष गवाई गुसाई, ये होगा। शेर को शवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। सखी न सहेली भली अकेली, ये अरे नहीं भैया, शेर को शबा शेर, शेर को शबा शेर मिल जाना, इसका मतलब एक से बढ़कर एक होना है ना। यस, इस तरह का हो जाएगा। ये मूल पाठ का शब्द सा अनुवाद कहता है। मूल पाठ का शब्द सा अनुवाद क्या कहलाता है, उसे हम लोग शब्दानुवाद कहेंगे, क्योंकि शब्द का अनुवाद है ना। तो शब्द का अनुवाद है तो क्या भावानुवाद नहीं, भाव का तो है नहीं। छायानुवाद, व्याख्यानुवाद नहीं। मूल पाठ का शब्द सा अनुवाद का मतलब शब्दानुवाद है ना, शब्द का अनुवाद होता है। ठीक है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज है ना। ब्रज भाषा तो ये आपकी ब्रज तो बोली जाती उत्तर प्रदेश में, भोजपुरी भी बोली जाती है ना, कन्नौजी भी बोली जाती, ये तो तीनों उत्तर प्रदेश की है। लेकिन मेवाती नहीं है, क्योंकि ये आपकी राजस्थानी है ना, मेवाती। और आपने सुना होगा मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी है ना, और जयपुरी, ये आपकी जयपुरिया भाषा जयपुरी नहीं होती है, मारवाड़ी होती है, मेवाती होती है। ये आपकी राजस्थान की है और ये आपकी उत्तर प्रदेश की ही है, ये उत्तर प्रदेश की ही हैं बोलियाँ। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो आपकी मेवाती जो है वो आपकी राजस्थानी बोली है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, अगला है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विनायक ये तो है भैया, एकदंत ये भी है, लंबोदर ये लंबा है उधर जिनका अर्थात गणेश जी, ये भी। तो कौन सा, धनद नहीं है।
ठीक है। तो गणेश का पर्यायवाची नहीं है कौन? धनद। धनद किसका है? धनद जो है ये पर्यायवाची है आपका कुबेर का। किसका है? कुबेर का पर्यायवाची है। कुबेर, जिन्हें आप कहते हो यक्षराज, जिन्हें आप कहते हो राज, क्या कहते हो? इन्हें आप राज कहते हो। जिन्हें आप कहते हो धनद, इन्हें आप धनद कहते हो। धनद तो इसमें आ ही गया। जिन्हें आप धनपाल कहते हो, धनपाल है ना, यस। धनपति, धनपाल। धनेश्वर इन्हें कहते हो। इन्हें क्या कहते हो? धनेश्वर कहते हो। इन्हें धनेश कहते हो। क्या कहते हो? धनेश्वर है ना, धनाधिप। और इन्हें आप किन्नरेश बोलते हो। क्या बोलते हो? किन्नरेश भी इन्हें बोलते हो। क्या? किन्नरेश। ये सारे आपके कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, यस। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये आत्मभू और स्वयंभू और चतुरानन किसके पर्यायवाची है? तो क्या ब्रह्मा के हैं, विष्णु के हैं, महेश के हैं, गणेश के? अरे भैया नहीं है। ये किसके पर्यायवाची है? ब्रह्मा के पर्यायवाची है। ब्रह्मा को क्या क्या कहते हैं? आत्मभू कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, है ना। चतुरानन कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्मुख भी इन्हें कहते हैं। इन्हें चतुर्मुख भी कहते हैं। चतुर्मुख भी कहते हैं। इन्हें विधाता भी कहते हैं। क्या? विधाता कहते हैं। इन्हें विरंच भी कहते हैं। विरंच भी कहते हैं। और इन्हें विधि भी कहते हैं। विधि। और इन्हें पितामह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितामह। इन्हें पितामह भी कहा जाता है। चतुर्मुख भी इन्हें कहा जाता है। चतुरानन, चतुर्मुख, विधाता, विरंची, विधि, पितामह, ये सभी इनके लिए आते हैं, है ना। विष्णु के लिए, विष्णु को क्या कहते हैं? विष्णु को कहते हैं दामोदर कहते हैं विष्णु को। लक्ष्मीपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति भी कहते हैं। दामोदर नहीं, इन्हें लक्ष्मीपति कहते हैं। लक्ष्मीपति। इन्हें विष्णु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु। ये लिखा ही है। इन्हें नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें नारायण भी कहते हैं इन्हें, है ना, यस। इन्हें चतुर्भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज, यस। ये सारे नाम जो है ये विष्णु जी के। महेश को क्या कहते हैं? महेश के लिए इन्हें कहते हैं शशिधर कहते हैं। क्या कहते हैं? शशिधर। चंद्रमा को जिन्होंने धारण किया था, इन्हें आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष इन्हें बोलते हैं। आशुतोष। ये जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष शंकर जी, है ना, आशुतोष कहते हैं इन्हें चंद्रमौली कहते हैं। चंद्र और मौली, चंद्रमौली। इन्हें चंद्रचूर्ण भी कहते हैं। चंद्रचूर्ण। इन्हें चंद्र, जिसके चूड़े में चंद्रमा है, इन्हें चंद्रचूर्ण भी कहते हैं। इन्हें चंद्रशेखर भी कहते हैं। चंद्रशेखर। इन्हें नीलकंठ। इन्हें क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। इन्हें नीलकंठ। इन्हें महादेव, है ना, ये तो सब जानते हो। महादेव, शंकर, भोलेनाथ, है ना, शिव, ये सब आप जानते ही हो, है ना। ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। किनके हैं ये आपके महेश के हैं। गणेश के तो आप जानते ही हो, एक दंत, ये अभी आए थे, है ना, यस। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता? टा वर्ग में नहीं आता। टा वर्ग बना लो। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये तो आपके टा वर्ग के हैं। तो ठा भी आता है, ढा भी आता है, अड़ा भी आता है। क्या नहीं आता? ये किस में आएगा? ता, था, दा और धा और ना। ता, था,
ता था दाधा ना। तो ये आपका किसमें, ये आपका ता वर्ग में आता है। किसमें, ये आपका ता वर्ग में आता है, ये ता वर्ग है। ये आपका कौन सा था, ये आपका टा वर्ग था। कौन सा, ये टा वर्ग था, है ना। यस। नेक्स्ट है राम धीरे धीरे पढ़ता है। देखो राम धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने का कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे। पढ़ना क्या है, क्रिया। अरे भैया क्रिया की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण। ध्यान रखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हमारे क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। हाँ, विशेषण वो होता है जो कहीं ना कहीं, विशेषण वो होता है जो कहीं ना कहीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और किसी व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यस। अगला देखो, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है। देख लो, ये लड़का जो संज्ञा है, क्या हम इसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। हाँ, जिसको हम एक वचन से बहुवचन बना लें, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जो हमारा दृश्य रूप हो, जिसे हम देख सकें, हम लड़के को देख भी सकते हैं, इसको हम एक वचन से बहुवचन भी बना सकते हैं। वो हमारी कौन सी संज्ञाएं होती हैं, वो हमारी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन सी, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम एक वचन से बहुवचन नहीं बना पाते हैं, और जो दुनिया में अकेला होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जिसके समान कई और भी होते हैं और जिन्हें हम एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं, वो हमारे जातिवाचक होते हैं। भाववाचक वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम एक वचन से बहुवचन नहीं बना पाते हैं, और जो दृश्य रूप में नहीं होती, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जिन्हें हम थाली में परोस नहीं पाते हैं, है ना, जिन्हें हम बाजार से नहीं ला पाते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। समूहवाचक वो संज्ञाएं होती हैं जो समूह में होती हैं, जिनका एक समूह होता है, जिससे एक समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान जातिवाचक है, बालक है, मनुष्य भी है, ये नहीं है, क्योंकि सुंदर जो है बेटा वो एक विशेषण है, ये संज्ञा है ही नहीं। सुंदर हमारा क्या है, सुंदर तो हमारा विशेषण है, जबकि ये सारी जो है, ये आपकी जो है, ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, ये तीनों आपकी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हैं, तीनों जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर हमारा एक विशेषण है, वो संज्ञा है ही नहीं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन में पौधा, अरे पौधा का तो पौधे हो जाता है, ये पौधे हो जाता है, तो ये तो अपने आप में एक वचन है। लड़का का भी तुम लड़के कर लेते हो, अरे ये भी आपका एक बहुवचन में, एक वचन में है। ये पुस्तक का भी आप कर लेते हो, आप क्या कर लेते हो, आप पुस्तक क्या कर लेते हो, पुस्तकें, ये भी बहुवचन बन जाता है ना। बहुवचन किसका नहीं बनता है, तो प्राण का बहुवचन नहीं बनता है। आपका आंसर जो है वो कौन सा, सी वाला सही है। और बहुवचन शब्द जैसे होश, जैसे आपका हस्ताक्षर, कौन सा, आपका हस्ताक्षर है, आपका जैसे लोग है, आपका जैसे दर्शन है, कौन सा, आपका दर्शन है ना। आपका आंसू है, कौन सा, आपका आंसू है, आपका प्राण है ना, आपका दर्शक है ना, दर्शक है, और है ना, ये सभी आपके जो है ये अपने आप में कैसे होते हैं, ये अपने आप में बहुवचन के होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवचन के होते हैं। तो ध्यान रखना, ये अपने आप में बहुवचन के होते हैं, है ना।
हाँ, इन्हें ये अपने आप में बहुवचन के होते हैं। ठीक, और आपका यही आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये आपका ओवर है। ठीक, तो दोस्तों आपका जीएस हिंदी पूरा आपको सॉल्व करा दिया गया है। आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना, है ना। और जय हिंद।